स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, ये लाइव इंटरेक्शन सेक्शन है, तो इसमें भी पेपर भी मैं डिस्कस करूंगा। पूरा नहीं हुआ था? अच्छा, और बच्चे बताएं, अभी 2-4 ने बताया मुझे नहीं हुआ था पूरा। और कोई है जिसका पूरा नहीं हुआ था? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी बेसिक चीजें बताता हूँ। अभी जो मैंने पेपर को जो थोड़ा सा एक सॉल्व भी किया है, टाइम कम था, 2-3 दिन ही थे, तो इसको मैंने सॉल्व भी किया है। इसको तकरीबन कुछ 70% पेपर मैंने सॉल्व किया है। लेकिन जो उसमें रीजन होता है ना, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि व्हाई यू कुडंट अटेम्प्ट द होल पेपर। इसका रीजन क्या होता है? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको। अब एग्जामिनर को ICAP 80 लाख से 1 करोड़ रुपए दे रहा है 3 साल के एक पेपर बनाने के लिए। तो वो इतना पैसा जो खर्च कर रहा है, इतना टाइम जो लगा रहा है, उसका पर्पज और रीजन यही है कि पेपर जो बने, एक तो एक स्ट्रीमलाइन हो जाए पेपर, ना ऐसा हो कि बिल्कुल zigzag बनते हैं हमारे पेपर, कभी बहुत हार्ड होता है, कभी बहुत इजी हो जाता है, कभी एवरेज आ जाता है। तो एक तो वो स्ट्रेट करे इसको, नंबर 1। नंबर 2, पेपर हमारा अनबैलेंस ना हो। बास पेपर ऐसे होते हैं 2.5 घंटे में खत्म हो जाते हैं, आप कुछ परेशान हो जाते हो कि हमने सही भी किया नहीं किया। बास पेपर होते हैं कि यार वो आपके 3 घंटे पूरे नहीं होते, पूरे एग्जामिनेशन हॉल खड़ा होता है, बाद में क्या डिस्कस कर रहा होता है, नहीं यार मेरा 10 का रह गया, मेरा 5 का रह गया, मेरा 20 का रह गया। तो अब ऐसे पेपर नहीं बन रहे, सीए फाइनल में भी नहीं बन रहे, सीए इंटर में भी नहीं बन रहे, मतलब कैफ और सी फैप में भी नहीं बन रहे। बहुत कम ऐसा होता है पिछले 1.5-2 सालों में क्या आपका ये पेपर पूरा ना हो। तो पेपर पूरा ना होने की एक वजह होती है। देखिए, आप लोग जब अनशंट लिखते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी वजह होती है, जो मैं पेपर में अभी मैं डिस्कस करूंगा, शुरू करूंगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें लिखना क्या था, और यकीनन आप लोग ये एग्री करेंगे कि आप लोग क्या क्या लिख के आए थे, वो सब फजूल था, रबिश था। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, पेपर में लॉ के सबसे पेपर में जो सबसे बड़ी चीज है ना, मैं एग्जामिनर कमेंट मेरे सामने रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज देखिए, जब वो अच्छा एक रिक्वेस्ट सब बच्चों से, यार क्वेश्चन पेपर ना सबने सामने रख ले। अच्छा, ये बच्चों वीडियो ना चलाओ, वीडियो ना चलाएं प्लीज, प्लीज आप वीडियो ना चलाएं, सिर्फ चैट पे बात करें। अच्छा यार, ये मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये जो है, ये आप लोग ना क्वेश्चन पेपर ना अपने सामने रख लें, मोबाइल में या तो लैपटॉप में क्वेश्चन पेपर अपने सामने रख लें। सही है? क्वेश्चन पेपर आप लोग सामने रख लें, मैं 5 मिनट में पेपर डिस्कस करने लगूंगा, मेरे पास इसका सोल्यूशन मौजूद है, आप लोग क्वेश्चन पेपर जो है वो सामने रख लें। सही है? क्वेश्चन पेपर आप लोग सब सामने रख लें। क्वेश्चन पेपर है, ये मैं व्हाट्सएप कर दूं क्वेश्चन पेपर, व्हाट्सएप कर दूं? रुको मैं ट्राई करता हूं, देखता हूं, मैं ट्राई करता हूं, देखता हूं अगर हो सकता है तो मैं व्हाट्सएप कर देता हूं। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको। मैं इसको कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप कर दूं आप लोगों को, ग्रुप पे व्हाट्सएप कर देता हूँ। चलिए जी, मैंने कर दिया क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप कर दिया। क्वेश्चन पेपर सब बच्चे खोल लें अभी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, देखिए सबसे बड़ी चीज जो पेपर के अंदर होती है, पेपर में वो क्वेश्चन 3 लाइनों का दे रहा है, तो वो बेवकूफ नहीं है कि वो 3 लाइनों में एक नाम यूज कर रहा है, पूरी एक कहानी सुना रहा है, फिर वो आपको कह रहा है कि इसको एडवाइस करो। भाई, वो आपको बंदे को एडवाइस करें, आप क्या करते हैं, पूरा जो डायरेक्टर का प्रोविजन है, पूरा डायरेक्टर का प्रोविजन ऐसे लिख के आ गए। 5 नंबर का सवाल है, आप खुश क्या 5 में से 5 आएंगे, 5 में से 2 आएंगे। मैं ये पहली क्लास से इंसिस्ट कर रहा हूं कि एप्लीकेशन ऑफ द सिनेरियो, एग्जीक्यूशन ऑफ द आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो बच्चे हैं, जिन बच्चों के 30 से 40 नंबर आए हैं पेपर में, इट इज अ सीरियस पॉइंट ऑफ कंसर्न। क्यों कम आए? बहुत आसान पेपर था, बहुत ही आसान पेपर था मेरे हिसाब से। 40 से 50 नंबर बिल्कुल स्ट्रेट उसने दिए हुए थे। तो आप लोगों ने जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स की, एक तो एक्सेसिव लिखते हैं आप लोग। देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर का स्प्रिंग 2018 का 7A का ये क्वेश्चन है। इसमें एग्जामिनर क्या कहता है सुने। द कैंडिडेट, गौर से सुनिएगा ये, द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्डेड इन एन एवरेज मैनर as most of them secured around passing marks but very few could secure full marks। आगे सुने, देखिए वो तब के क्या कह रहे हैं। It was observed that most of them reproduced the law, whereas in scenario based questions they were expected to advise on the basis of the given scenario। Most of the students struggled in explaining the time frame for publication of prospectus। जो पॉइंट की बात आखिरी में जो की है, स्पेसिफिक की है, तो उसने देखिए क्या कहा है, उसने कहा सिनारी, भाई वो कह रहा है कि मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं आपको पूरा सिनारियो बना के 5 लाइनों का सवाल दे रहा हूँ।
तो 5 लाइनों का मैं एक सवाल दे रहा हूँ तो आप उसी को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करके जवाब देना मुझे। आप लोग क्यों उस तरह रिप्रोड्यूस कर देते हैं? तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम लोग समझते हैं कि हमने 80 नंबर का पेपर कर दिया है, लेकिन इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो आप एग्जामिनर को गुस्सा चढ़ा देते हैं, वो बोलता है मैं पागल था कि मैं 6 महीने से पेपर बना रहा हूँ बैठ के, मैं 4 लाइनों के सवाल बना रहा हूँ, पूरा एक सिनारियो बना रहा हूँ और ये मुझे एग्जैक्ट लॉ छाप के आ रहा है। मैं ढूंढूं इसके अंदर से कि कौन सी 2 लाइनें काम की हैं, कौन सी 4 लाइनें इसने बेकार लिखी है, फिर मैं उसको नंबर दूं, उसका वहीं दिमाग घूम जाता है। नंबर 1 गलती आप ये करते हैं। नंबर 2, इससे क्या इफेक्ट होता है, ये सीएफएल के एग्जाम में उसने लिखा था एक दफा कि आप ये एक्स्ट्रा लिखते हैं या आप ये ना समझे हम बेवकूफ हैं या अपना टाइम जाया कर रहे हैं और हमारा भी कर रहे हैं। ये उसने स्ट्रेट ये चीज लिखी थी कि आप फूल ना करें हमसे, यू वेस्ट टाइम ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ द एग्जामिनर आल्सो। तो आप ये दोनों का टाइम वेस्ट करते हैं। इससे 2 नुकसान हुए आपके। तो मैंने क्या बताया, पहले नुकसान क्या, एक तो आपने एग्जामिनर को टफ टाइम दिया, उसको आपने गुस्सा चढ़ा दिया। नंबर 2 आपका क्या हुआ कि आपने क्या किया, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट मुश्किल कर दिया। आपने जो आप लोग कह रहे हैं कि यार 20-20 नंबर का हमने सवाल छोड़े, अगर किसी बच्चे के 40 आए, 42 आए और 20 नंबर का सवाल छोड़ के आए तो बेवकूफ था वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। बहुत सारे बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहे भी रिजल्ट के बाद से, सबका ये था मेरे 40 आए, मेरे 42 आए, मेरे 45 आए, मेरे 46 आए, मेरा 20 नंबर छूटा, मेरा 5 नंबर छूटा, मेरा 10 नंबर छूटा। यार क्यों छूटा? देखो एक तो होता है मुश्किल सवाल जो सबके लिए मुश्किल है, हम भी पढ़ते थे 10 से 15 नंबर सबके लिए मुश्किल होते हैं, वो तो पूरे एग्जामिनेशन हॉल के लिए मुश्किल है। लेकिन एक आती हुई चीज जब आप गलत करके आएंगे तो आप फेल होंगे। देखो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक आती हुई, देखो 80 नंबर का पेपर जो है ना वो क्लास में होता है, 80 नंबर का पेपर क्लास में होता है, तो वो 80 नंबर का जब आप एग्जीक्यूट सही करेंगे आप पास हो जाएंगे। देखिए 100 नंबर का पेपर कभी भी आपको नहीं आएगा, बिलीव मी आपको नहीं आएगा, लेकिन जो आपको 80 नंबर जो आप करके आएंगे ना वहां से आपकी डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि वो आपने किस तरह एग्जीक्यूट किया। तो ये चीज सबसे बड़ी चीज जो देखो मैं पहली क्लास से फोकस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक तो आपका एप्लीकेशन ऑफ द सिनेरियो है नंबर 1, नंबर छाप के नहीं आना, रिप्रोड्यूस नहीं करना। देखो मैंने आपको एग्जामिनर कमेंट पढ़ाया, या आप चाहे तो खुद जाके रीड करें, स्प्रिंग 2018 है, क्वेश्चन नंबर 7A का एग्जामिनर कमेंट है ये। इसमें वो स्ट्रेट कह रहा है कि यार जब मैं सिनेरियो दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आप सिनेरियो में एग्जीक्यूट हो, सिनेरियो में घुसे, आप एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ना करें। सही है, ये बहुत अच्छी चीज उसने लिखी है, क्योंकि उसने लिख के बता दिया कि यार देखो अब ये आपका ड्रॉबैक होता है जो आप करते हो। नंबर 2, इससे आप एग्जाम में ज़ाहिर आप अपने आप को टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अच्छा जी, अब मैंने आपको कहा था कि आप लोग पेपर सब सामने रखें, तो अब हम देखें, मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने 70 नंबर का पेपर तकरीबन सॉल्व किया है, 70 नंबर का पेपर मैंने कोई तकरीबन सॉल्व किया है। अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसको देखें और मैं आपको बताऊंगा इसमें आपकी मिस्टेक्स क्या थी। अच्छा मैं अभी आप लोग पूरा सुनेंगे मेरी बात। कंपनी लॉ में तकरीबन आधा पौना घंटा लूंगा, मैं पूरा कंपनी लॉ को ये जो सारे जितने भी आपके ये हैं क्वेश्चंस हैं ये मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें गलती क्या हुई थी, 2 नंबर के सवाल में क्या लिखना था, तुम लोग क्या लिख कर आए हो। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज होती है। चलो हम डिस्कस करते हैं, फिर उसी टाइम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर सबके सामने है बच्चों, क्वेश्चन पेपर सबके सामने है, देखो। अच्छा देखो, अब मेरे बच्चों देखो, बहुत, अब देखो ये इसने एग्जामिनर ने, ये वाला एग्जामिनर थोड़ा तेज था, इसने स्ट्रेट पेपर बनाया लेकिन रिप्रोडक्शन वाले सेक्शन नहीं दिया कि छाप दो, समझे, रिप्रोडक्शन वाले नहीं दिए। अच्छा देखो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो अब आप लोगों ने जो अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा और आपने क्या करना है, आपने रिकॉल करना है कि व्हाट मिस्टेक यू हैव डन, व्हाट वाज द एरर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच आई हैव मेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। सही है। अच्छा देखें, अब देखें पहला क्वेश्चन नंबर 6 से, अ टीम ऑफ यंग, अच्छा बाद इंफॉर्मेशन नहीं ऐसी देता है, अ टीम ऑफ यंग इंजीनियर्स प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी which would provide machine maintenance service to large companies. The company would initially be incorporated with a share capital of 20 million. अच्छा देखो अभी क्या कह रहा है ये नहीं, अच्छा अक्सर इस तरह के सवाल जब वो पूछता था पहले 5 पेपर में तो वो बोलता था इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बता दो, इनकॉर्पोरेशन हो गई है उसके बाद क्या होगा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बता दो। या उसने उसी में से एक पर्टिकुलर चीज निकाल के पूछी, क्या पूछी, however the engineers are not certain about the following matters, रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो ये पूरा एक पैराग्राफ को फॉर्म में आपके नोट्स में होगा, आपने पर्टिकुलर एक चीज उठानी थी। ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास क्या होता है, it has the option to either adopt table A as its article or make its own article। आपने सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी थी बच्चा, सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी थी, इसमें और कुछ भी नहीं लिखना था। वो वाली कहानी लिखनी नहीं थी कि गारंटी लिमिटेड होगी तो ये आर्टिकल होगा,
अनलिमिटेड होगी तो ये होगा, वो तो सब आपको नोट्स में याद करने के लिए दिए थे। आपने सिर्फ इसके अंदर से 2 लाइन लिखनी थी, इट इज द ऑप्शन ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्यों कहा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर? बिकॉज इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, because it's a private limited company. To get the article registered or adopt table A of the first schedule to the Companies Act of its article. कितने नंबर का सवाल है ये? 3 नंबर, 3 नंबर का सवाल है ना। अब देखो इसके इसने 2 चीजें पूछी है। इसने देखो मैंने पहले क्या लिखा, मैंने कहा प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल। दूसरा इसने क्या पूछा है, इसने कहा साइनिंग ऑफ द आर्टिकल। अब उसने बहुत सारी चीजें लिखी है, इट शैल बी डेटेड, इट शैल बी नंबर्ड कंसेक्यूटिवली, इट शैल बी इन पैराग्राफ। आपने वो सब लिखनी नहीं है, वो सब बेकार की बातें। आपने क्या लिखना था, इट शैल बी साइंड बाय सब्सक्राइबर who shall add his present name in full, his occupation and father's name, or in the case of a married woman or widow, her husband or deceased husband name in full, his nationality and his usual residential address, and such other particulars as may be specified in the presence of a witness who shall attest the signature and likewise add his particular। 3 नंबर का मेरे बच्चों ये सवाल था, आपने ये सब लिख दिया, 110% 3 में से 3 मिलेंगे। और ये पूरा लिखने में देखो 3 नंबर का सवाल था, आपके पास 4.5 मिनट्स थे, 4.5 मिनट थे। ये सारा लिखने में आपके पास 7 लाइनें आप आराम से 4 से 5 मिनट में लिख सकते हैं। अब आपने क्या आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कहा यार ये तो आपने क्या किया, पूरा फैक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन छाप के आ गए। अब उसको क्या हुआ, उसको गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा मैंने पीछे की लाइन पूछी थी, मुझे 3 पैराग्राफ एक्स्ट्रा सुना रहा है। अब आपने देखा यार वो प्रिंटिंग वाला था, अच्छा वो प्रिंटिंग होता उसमें यार वो पूछा था उसने, अच्छा ऐसा करते हैं उसमें ये भी आपने लिख दिया, इट शैल बी डेटेड, इट शैल बी नंबर्ड कंसेक्यूटिवली इन पैराग्राफ, ये वो सारी उसके पैराग्राफ लिख के आ गए। क्या किया आपने, टफ टाइम दिया। 3 नंबर का सवाल था, आपको मिले कितने, आपको मिले 2 या तो 2.5, इजी नंबर आप कटवा के आ गए। और टाइम कितना लग गया, 4.5 अलाउड थे, यहाँ आपको 4 से 5 लग रहे, वहां आपको लग गए 7 से 8 मिनट। यहाँ आपसे पैनिक शुरू, 3 नंबर का सवाल में आपने 5 नंबर के सवाल का टाइम ले लिया, यहां से आपके नंबर कम होते जाते हैं। जब आप 3 घंटे 180 मिनट पूरा करते हैं, ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। 1 मार्क्स इज इक्वल टू 1.8 मिनट्स, 100 मार्क्स इज इक्वल टू 180 मिनट्स और 3 आवर्स। ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, इसको फॉलो करें। और ये फॉलो इसी तरह होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि पेपर में मार्क्स के आगे नंबर आवर्स लिख दें, समझे? तो ये चीज है, ये इस तरह आपको आंसर करना था। कितनों ने बिल्कुल इसी तरह लिखा है, कोई एंकी पैंकी नहीं मारी। कितने बच्चे थे जिन्होंने बिल्कुल यही लिखा, इसके अलावा एक चीज नहीं लिखी। देखो ना, बच्चे को लिख के बता रहे हैं कि यार हमने ऐसा नहीं लिखा, तो यही वजह ना नहीं लिखा, जब तो नंबर आए, पास का नहीं आया। अब देखो ये एक सवाल हो गया, इसके बाद अब देखो आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ना, द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू मेक यू रिकॉल कि व्हाट मिस्टेक्स यू पीपल हैव डन। सही है? तो मेरे बच्चों, आपने ये सोचना है कि आपने क्या भंड मारा है। अब जाते हैं सेकंड सवाल पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पास पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि आपको बताना चाह रहे हैं कि आप लोग गलती क्यों। अगर बच्चा बहुत होता है, ये करता है यार मैं तो सही करके आया था, आईक्यूएम ने फेल कर दिया, आईक्यूएम ने फेल नहीं किया, अभी आपको पता चलेगा आप क्यों फेल हो। देखो सेकंड सवाल पढ़ते हैं। सेकंड सवाल में क्या कर रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एंड टर्म्स ऑफ देयर ऑफिस। देखो अब इसमें अगेन आपने देखा, आपने वो डायरेक्ट प्रोविजन छाप दिए, इसमें देखो पूछ क्या रहा है। सबसे पहले उसने पूछा अपॉइंटमेंट, फिर उसने क्या पूछा, देखो ये सवाल पढ़ने का तरीका होता है, वो पूछ क्या रहा है, अपॉइंटमेंट पूछा, किसका पूछा अपॉइंटमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव का और डायरेक्टर का, सीईओ और डायरेक्टर। सही है? अच्छा दोनों का क्या पूछा, अपॉइंटमेंट पूछा, फिर क्या पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं दोनों का, अच्छा फर्स्ट, फिर दोनों का क्या पूछा, फर्स्ट का और सेकंड का, फर्स्ट और सब्सिक्वेंट, सेकंड नहीं सॉरी। सही है? फिर उसने क्या पूछा, टर्म पूछी, टर्म भी किसकी पूछी, दोनों की, सीईओ और डायरेक्टर। तो इसने कोई कितनी सारी चीजें पूछी इसके अंदर। नंबर 1 अपॉइंटमेंट में के अंदर 2 चीजें पूछी, 1A कर देते हैं इसको,
और ये क्या 1B। फिर टर्म पूछी 2, दूसरी चीज पूछी। टर्म में क्या पूछा, दोनों का पूछा, दो चीजें पूछी। टोटल कितनी चीजें पूछी, 1A 1B 2। अब इसको इसी तरह तमीज से आंसर करना था। अब देखो अब इसको किस तरह आंसर करते हैं हम। सबसे पहले हमने कहा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, हमने कहा भाई सही है, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर एंड द टर्म आ गया। क्या है, नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिसाइडेड बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। सिंपल, खत्म, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। आप वो पूरा लिख दें, 14 दिन के अंदर नोटिस देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं थी भाई, ये सवाल वैसे ही बहुत लंबा था। अब सही है, फर्स्ट डायरेक्टर क्या होगा, फर्स्ट डायरेक्टर शैल रिटायर एट द डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। क्या 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 देखो, अब मैंने लिखा, मैंने सवाल पढ़ा दोबारा, मैंने कहा मेरा क्या क्या हो गया, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया कि क्या, किसका हो गया अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का हो गया, फर्स्ट हो गया, बिल्कुल हो गया फर्स्ट। अब क्या रह गया, ये रह गया, ये रह गया। अच्छा अब देखो क्या आया नीचे, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर एंड द टर्म। अरे सब्सिक्वेंट डायरेक्टर में क्या होता है, अपॉइंटमेंट होती है नहीं, और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर में इलेक्शन होता है। तो आपको इलेक्शन के इसमें प्रोविजन लिखने थे। 7 नंबर का सवाल था ये, आपने पूरा नहीं छाप के आना था कि पहले दिन से पहले नोटिस देना है, किसी को कंटेस्ट करना हो तो 14 दिन पहले बोलेगा, फिर कंपनी 7 दिन पहले उसका पब्लिश करेगी। नहीं बाबा, ये सब तो लिखना ही नहीं था इसके अंदर। कहां से शुरू करना था, यहाँ से, इफ द नंबर ऑफ द पर्सन ऑफरिंग देमसेल्फ टू बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर इज मोर देन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड फॉर द इलेक्शन, द डायरेक्टर शैल स्टैंड इलेक्टेड अनअपोज्ड। सही है, मतलब कोई इलेक्शन नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है तो इलेक्शन होगा। किस तरह होगा, हर बंदे के पास प्रोडक्ट होगा वोट्स का, कितना वोट, अगर 9 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं टू बी इलेक्टेड, उसके बाद एक वोट है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 होगा। जो चाहे तो सबको वोट अपना एक दे दे और चाहे तो स्प्लिट कर दे, जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट होगा वो डायरेक्टर बनेगा। इस तरह छोटे कम होते 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 जो इक्वल, जो जितने प्रपोजल नंबर ऑफ डायरेक्टर इतने बनेंगे। उसके बाद तो 9 है तो 9 के बाद 10 11 12 जिनको वोट मिले वो खड़ी आएंगे। ये था इसका आंसर, इस तरह इसको लिखना था। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या, देखो ये लिखने के बाद मैंने देखा, तो मैंने फिर सवाल पढ़ा, मैंने कहा अच्छा अब क्या, अब मैं कितना कर चुका हूं, अब मैं सब्सिक्वेंट भी कर चुका हूं। डायरेक्टर का मैंने सब्सिक्वेंट भी कर दिया, डायरेक्टर का मैंने सब्सिक्वेंट भी कर दिया। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, तो अब जब मैं सवाल देखता हूं दोबारा, अब वो कह रहे टर्म, टर्म मैं बता रहा हूं, देखो फर्स्ट डायरेक्टर की मैं ऊपर बता चुका हूं, फर्स्ट डायरेक्टर की मैं ऊपर बता चुका हूं, और नीचे मैं क्या बता रहा हूं, सेकंड डायरेक्टर की बता रहा हूं। एक सेकंड मेरे बच्चों, ये पेन थोड़ा सा शायद मसला कर रहा है। हाँ जी, चलो जी, अब सही है, अब सही है। अच्छा देखो मैंने ऊपर क्या बताया, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर एंड द टर्म, सही है, ये हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर एंड द टर्म, अब क्या रह गया, सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव रह गया। ये वाला सेक्शन मेरा रह गया, क्या रह गया, मेरा सीईओ रह गया। अब देखो सीईओ मैं लिखा, मैं कहा अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ, नेम ऑफ द फर्स्ट सीईओ शैल बी डिटरमाइंड बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। द फर्स्ट सीईओ, अब देखो फर्स्ट सीईओ का टर्म बताने, फर्स्ट सीईओ शैल अनलेस ही अर्लियर रिजाइन और द सीईओ टू होल्ड ऑफिस अप टू द फर्स्ट एजीएम। सही है, और शॉर्टर पीरियड फिक्स, चाहे एक्स्ट्रा लाइन लिख दे कि शॉर्टर पीरियड हो तो शॉर्टर पीरियड के लिए भी हो सकता है। अच्छा मेरे बच्चों, इसके बाद देखो क्या, अब क्या रह गया, सिर्फ सब्सिक्वेंट उसकी टर्म रह गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हिज टर्म। सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव किस तरह होगा, अपॉइंटमेंट इन 14 डेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कब तक चलेगा, 3 साल। हाउएवर ही मे बी अर्लियर रिमूव और मे बी और मैं अदरवाइज सीज टू होल्ड ऑफिस। अब मुझे बताओ बच्चों, इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स कवर हुए। अब मैं दोबारा आया, मैंने कहा मैंने कहा अच्छा भाई अपॉइंटमेंट पे बात करनी थी मुझे, मैंने अपॉइंटमेंट पे बात की, मैंने चीफ डायरेक्टर की बात की, मैंने फर्स्ट डायरेक्टर का बता दिया, मैंने सब्सिक्वेंट का बता दिया, मैंने टर्म बता दी डायरेक्टर की, सब फर्स्ट की भी बता दी, सब्सिक्वेंट की बता दी। फिर क्या मैंने बताया, मैंने सीईओ पे आया, मैंने सीईओ का भी बता दिया, अपॉइंटमेंट बता दिया, सब फर्स्ट और सब्सिक्वेंट। फिर मैंने क्या किया, सीईओ की टर्म बता दी। अब मुझे बताओ बच्चों, आप लोगों ने क्या इस तरह लिखा था, आप लोगों ने क्या इस तरह लिखा था, क्या इस तरह हेडिंग दी थी, क्या इस तरह सवाल को पढ़ा था, या जो बुक में था वो एग्जैक्ट छाप के आ गए थे? क्या सवाल को, कितने बच्चों ने सवाल को इस तरह पढ़ा था, किसी ने सवाल को इस तरह पढ़ा था? यार सवाल मांग क्या रहा है,
देखो बच्चों, लॉ के पेपर में देखो याद हो जाता है, बच्चा सबसे ज्यादा परेशान रहता है लॉ में कि याद करना है क्या, रटना है या समझना है। जो मेन चीज है सवाल को इंटरप्रेट करना, सवाल को सॉल्व करना, सवाल में पूछ क्या रहा है, यही सबसे मेन चीज होती है। अब देखो मैंने, चलो आपने हेडिंग नहीं दी, मसला नहीं है, लेकिन आपने क्या ये सारी चीजें कवर करी और इतना ही लिखा जितना पूछ रहा है। देखो अब इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में जब आप नोट्स में जाएंगे किसी भी ना, तो वहाँ बड़े स्टार्ट होता है 35 डेज पहले आपने डिसाइड करना है, फिर 14 दिन पहले कोई कंटेस्ट कर सकता है, 7 दिन पहले आपने नोटिस देना है। ये तीनों पॉइंट्स इरेलेवेंट थे मेरे बच्चों, तीनों पॉइंट्स इरेलेवेंट थे, इसकी जरूरत ही नहीं थी। आपने स्टार्ट वो इलेक्शन पूछा, आपने देखो क्लिक करना है कहाँ से सवाल को सॉल्व करना है, कहाँ से सवाल को सॉल्व करना है, ये आपने क्लिक करना है। ये चीज आप लोगों ने देखनी थी इसके अंदर कि तो कितने बच्चों ने, अच्छा बच्चे समझ में आ रही है चीजें आपकी, मैं क्यों कह रहा हूं ये, मेरे बच्चों समझ में आ रहा है? चलो गुड। अच्छा और एक और सवाल सॉल्व कर, देखो मजा आएगा ना, मजा आएगा ना, आप लोगों को पता चल रहा होगा ना गलतियां कहाँ कहाँ हो रही थी, क्या गलती हुई थी, क्यों 40 आए, क्यों 42 आए, क्यों 45 आए, क्यों 50 नहीं आ सके। अब देखो एक और आसान सा सवाल, ये भी आसान था, लेकिन इसमें क्या गलती हो सकती है। द कंपनी ऑफ द कैन CRA 7A पढ़ रहा हूँ, इशूड अंडर सेक्शन 42, सेक्शन 42 वाली कंपनी यही है, was revoked, रिवोक हो गई, किसने, कमीशन ने रिवोक कर दिया। अच्छा वो क्या कह रहा है, अंडर द कंपनी एक्ट ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन द CRA, इट्स मेंबर एंड ऑफिसर। अब देखो ये एक और अच्छा सवाल था, उसने देखो हमेशा क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन पूछ लेता है वो, क्या कहता है आपसे पूछता है कि यार इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन बता दो, और आप लोग बहुत अच्छा सा सवाल सॉल्व करते हो और 5 में से 4, 5 में से 5 ले लेते हो, सही है। यहाँ उसने थोड़ा सा गेम कर देने का, इस बार एग्जामिनर थोड़ा तेज था, उसने कहा इफेक्ट बताओ, पहले बताओ कंपनी पे, फिर बताओ मेंबर और ऑफिसर पे। यहाँ देखो अगेन, ये सवाल को आपको स्प्लिट करना था, यहाँ आपने हेडिंग डालनी ही थी। अगेन सारा छाप के आ जाते हो, कहते इसको बेवकूफ को पता ही नहीं है, ये तो वही रिप्रोड्यूस करके आए। इसको 5, ये कितने नंबर का सवाल था, 5 नंबर का सवाल था, 5 नंबर का सवाल था। तो आप लोगों ने, मैं मेजोरिटी ने, मैं कह रहा हूँ 300 से ऊपर नहीं लिए होंगे इसको। अच्छा देखो इसमें कंपनी में क्या इफेक्ट आता है, आपने लिखना, आपने लिखा इफेक्ट ऑफ CRA, ये पूरा आप लिखेंगे इफेक्ट ऑफ CRA। अच्छा कंपनी कंपनी लिखना, कंपनी भाई आपने कंपनी का नाम दिया तो मेरे बच्चों कंपनी का नाम यूज करो ना, CRA शैल स्टॉप ऑल इट्स एक्टिविटी एक्सेप्ट द रिकवरी ऑफ द मनी ओड टू इट। अच्छा ये क्यों क्या लिखा है ये मैं नहीं समझा रहा, अरे हम पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या है क्यों है, मैं बता रहा हूँ क्या होना चाहिए था। फिर क्या है, CRA shall not solicit or receive donation, डोनेशन नहीं लेगी कंपनी, कंपनी सारी एक्टिविटी रोक देगी, जितने भी एसेट है वो ट्रांसफर कर देगी सिमिलर कंपनी में, सेक्शन 42 वाली कंपनी में। ये क्या है, ये अफेक्ट ऑन कंपनी है। अफेक्ट ऑन मेंबर और ऑफिसर क्या होता है, if net assets of a company are transferred to another company, directors and officer or their family member of the first company shall not hold any office in the latter company, latter company कौन सी, जिसमें एसेट ट्रांसफर हुए, for 5 years। बताओ आप किसने इस तरह लिखा था, और ये ईमानदारी से बताओ किसने इस तरह इस सवाल को सॉल्व किया था। मुझे मुझे आप लोग ईमानदारी से बताइए किस बच्चे ने इसको इस तरह सॉल्व किया था, तोड़ा था। डिट्टो तो नहीं लिखना था ना इस पे शफीक नवाज साहब, डिट्टो नहीं लिखना था, डिट्टो छापना तो नहीं था, डिट्टो छापा होगा, सबने छापा होगा, एग्जामिनर ने जरूर नंबर दिए होंगे, लेकिन 3 में से ऊपर किसी को नहीं दिया होगा, बोलेंगे ये बेवकूफ है, पूछ के रहा था, ये देख कैसे दिया क्या है। ये जब हम इस तरह के सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो हम घर आते हैं पेपर में देखते हैं 50 बन रहे नहीं बन रहे, तो हम 5 में से 5 लिखते हैं, क्या इसमें तो कुछ था ही नहीं। इसमें ये होती है चीजें, देखो सवाल की इंटरप्रिटेशन इज द की। आप बुक याद करके चले जाएंगे, उसको क्या पता आपने कितना याद किया यार, आप बोलो मैंने रमजान में मेहनत की थी, मैं सहरी तक पढ़ता था, सहरी सहरी के बाद सोता नहीं था, पढ़ता था, उसको क्या पता होगा, मैं तो वो देखूंगा तुमने लिखा है यार, तुमने कहाँ से पढ़ा, किससे पढ़ा, दैट इज नॉट नन ऑफ माई मैटर, व्हाट यू हैव रिटन इज द मैटर्स टू मी। आपकी राइटिंग, आपकी शक्ल, आपका नाम कुछ नहीं जाता, उसके बाद जो आपने लिखा है वो जाता है। ये आसान सवाल था ना ये कहने को, अरे वाह यार 5 में से 5 आसान बच्चों का सवाल है यार, राइट, मजे आ गए, क्या नंबर आएंगे इसमें, 3, 2, 2.5, तोड़ा तोड़ा ही ना इस सवाल को आपने, इस तरह तोड़ना था ना इसको, तो ये था पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट था, जानबूझ के मैंने इस सवाल का सोल्यूशन इसमें डाला है, जानबूझ के, कि बच्चों की वहम, जो वहम में होते हैं ना कि यार
ये तो 5 में से 5 आने थे, तो क्यों नहीं आए? ये इस वजह से नहीं आए 5 में से 5। अच्छा जी, अगला सवाल पे चलते हैं। अच्छा, अगला सवाल मैंने इंटेंशनली नहीं किया है, वो तो बिल्कुल स्टेट है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कहना था, एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन की, ये एक्सेप्शन टू द रूल बता दें सिक्योरिटीज एक्ट 2015 का। अच्छा, इसके बाद 7C देखते हैं। 7C देखते हैं बच्चों, अगेन एक अच्छा सवाल। On 4th February 2020, the Commission approved the prospectus of Victory Limited for public offer. डेट इसमें याद रखनी, 4th February 2020 को कमीशन ने अप्रूव किया। The director intend to publish the prospectus on 10th April. सही है। अच्छा, 4 फरवरी से देखो 10 अप्रैल में कितने दिन बन रहे हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, सही है, 2 महीने 6 दिन बन रहे हैं, 90 डेज का टाइम होता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटीज एक्ट एडवाइज द डायरेक्टर्स रिगार्ड टू द फॉलोइंग। द टाइम फ्रेम, जो कितने नंबर का सवाल है? 2 नंबर का सवाल है। द टाइम फ्रेम विद इन व्हिच द प्रोस्पेक्टस विल बी पब्लिश्ड। इसमें आपने सिंपल सा सवाल का जवाब देना था। टाइम फ्रेम कितना है? टाइम फ्रेम है द टाइम फ्रेम द प्रोस्पेक्टस में बी पब्लिश्ड। अच्छा, आपने इसमें, मैंने तो बिल्कुल स्ट्रेट लिखा है, इसको थोड़ा सा आप लिख देंगे। द टाइम फ्रेम अंडर सिक्योरिटीज एक्ट इज फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ कमीशन। ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है यार, 2 नंबर का तो सवाल है, इसमें क्या काटेगा नंबर आपके यार, वो 2.2 कुछ भी नहीं था। The time frame under Securities Act for the publication of prospectus is 90 days from the date of the approval of the commission. Simple, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर यार, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर। नंबर 2 क्या है? The requirement for publication of prospectus। अच्छा, देखो रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस में अगेन छापना नहीं था कि उसकी वेबसाइट में 3 दिन तक पड़ा रहेगा, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में 3 दिन तक पड़ा रहेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना था। पब्लिकेशन कह रहा है, पब्लिकेशन कहाँ होती है? सिर्फ न्यूज़पेपर में होती है, तो सिर्फ न्यूज़पेपर वाला क्लॉज आपने लिखना था। तो वो क्या था कि द इशूअर ऑफर शाल पब्लिश द प्रोस्पेक्टस इन फुल टेक्स्ट और इन एब्रिज्ड फॉर्म एटलीस्ट in one Urdu and one English newspaper. It shall be published in the newspaper at least 7 days in advance, 7 दिन पहले, not more than 30 days before the commencement of the public subscription. कितनों ने एग्जैक्ट इस तरह लिखा था? एंकी पैंकी नहीं मारी थी, ये तो लिखा ही होगा सबने। एंकी पैंकी कितनों ने नहीं मारी थी? कितनों ने एंकी पैंकी नहीं मारी थी इसके अंदर? कितनों ने इसके अंदर एंकी पैंकी नहीं मारी थी? कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखी थी। तो काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमने इसके अंदर बाकी के भी लिख दिए थे, बाकी के भी लिखे थे। यही तो करना था, यही तो नहीं लिखना था इसके अंदर, यही तो नहीं लिखना था। अगर जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना, क्योंकि इससे पहले वाले सवाल में मैंने कुछ बॉडी एंड डिस्कशन की है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, जी। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जंप कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था पूरे उसका, पूरे ये पेपर का ना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है इसका। उसने कहा कि एजीएम है ए लिस्टेड कंपनी is scheduled to be held in March 2020 to transact several ordinary and special business such as election of directors including independent director. Under the provision of the Companies Act 2017, list the information which must be included in AL notice of AGM. क्या क्या information आएगी इसके AGM notice of AGM के अंदर? To be published in the newspaper. Your answer should cover all aspects which must either be included in or annexed to the notice of annual general meeting. कुछ एनेक्जर में आते हैं AGM के नोटिस के, कुछ होते हैं डायरेक्ट नोटिस के अंदर लिखा जाता है। अब ये बड़ा एंटरटेनिंग सवाल था। ये पूरे चैप्टर जो था ना मीटिंग का, वहां से उठाना था, और इसका आंसर डायरेक्टर जो है मैनेजमेंट के क्वेश्चन में से भी था, मैनेजमेंट जो है वहां से भी इसका आंसर था। अब देखते हैं इसका आंसर कैसा था। बड़ा बेहतरीन सवाल था ये, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन था। और लिस्ट डाउन बोला है, देखो अब यहाँ देखो आप लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर क्या लिखना था, आपने रिकॉल करना है कि आपने क्या लिखा था। और ये 10 नंबर का सवाल था। देखो, जब नोटिस ऑफ एजीएम होता है, ये नोटिस है आपका, सबसे पहले आप इसके अंदर लिखते हैं टाइम, आप लिख देंगे, टाइम आ जाएगा, सही है, फिर आ जाएगी इसका डेट। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा सा नोटिस बना लेता हूँ। आप लिखोगे कि भाई एड्रेस कहाँ होगी, फिर आप लिखोगे उसी लाइन में आप टाइम लिख दोगे, फिर आप लिख दोगे प्लेस लिख दोगे, फिर आप लिख दोगे टाउन लिख दोगे। यही तो इसके अंदर लिखना था मेरे बच्चों। नोटिस ऑफ एजीएम में क्या क्या आता है? आपने लिखा टाइम ऑफ एजीएम, फॉलोइंग इज द लिस्ट, आर नहीं होगा, लिस्ट को रेफर कर रहे हैं, लिस्ट के लिए इस्तेमाल होगा। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच मस्ट बी इंक्लूडेड इन एल नोटिस ऑफ एजीएम टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर।
टाइम ऑफ एजीएम, नंबर 2 प्लेस ऑफ एजीएम, नंबर 3 टाउन सिटी ऑफ एजीएम। और जब उसने कहा इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हो रहे हैं, तो मेरा बच्चा इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में क्या लिखते हैं हम, मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ा होगा ना, नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड, नेम्स ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर। फिर क्या है, वो कह रहा है अच्छा फिर अच्छी एक हिडन इन्फॉर्मेशन दी, जब भी एजीएम होती है दो चीजें आपने पढ़ी, आपने ऑडिट का सेक्शन पढ़ा, अब ऑडिट में क्या लिखा है कि रिटायरिंग ऑडिटर लिखते हैं नाम, और कौन ऑडिटर आएगा वो लिखते हैं, डिविडेंड कितना ये लोग प्रपोज कर रहे हैं डायरेक्टर वो लिखते हैं, क्या लिखा हमने, डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द डायरेक्टर। प्रॉक्सी फॉर्म मीटिंग में पढ़ा था हम बच्चों ने कि भाई प्रॉक्सी फॉर्म होता है, जो उसने लिखा था ना कि एनेक्स क्या होगा नोटिस के साथ, ये प्रॉक्सी फॉर्म एनेक्चर में जाता है मेरे बच्चों। प्रॉक्सी फॉर्म भी हम बताएंगे कि प्रॉक्सी फॉर्म पूरा छपता है, जैसे ये नोटिस है तो नोटिस के साथ आगे एनेक्चर में प्रॉक्सी फॉर्म होता है, जिसमें लिखा होता है इन्फॉर्मेशन दें और ये 48 आवर्स पहले जमा करा दें। अच्छा, फिर आता है प्रोसीजर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। नोटिस जो होता है, नोटिस में लिखा होता है कि किस तरह प्रॉक्सी अपॉइंट करी जाती है, चाहे तो आप इसको तोड़ भी सकते थे, चाहे तो आप, मैंने एक ही पॉइंट में लिखा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन उनकी फिक्स करते हैं, अपॉइंटमेंट बताते हैं कि भाई ये ऑडिटर है हमारा, फॉर एग्जांपल एएफएफ था, अब बताएंगे कि भाई इसी को हम रखना चाह रहे हैं या रिमूव करना चाह रहे हैं, केपीएमजी को लाना चाह रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, ये क्यों लिखा है मेरे बच्चों, क्योंकि उसमें लिखा है कि स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होंगे, स्पेशल बिजनेस जब ट्रांजैक्ट होता है तो स्पेशल बिजनेस के आप मटेरियल फैक्ट देते हैं। एक और पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग, ये सब ढूंढना था इसके अंदर से, इतनी 3 चैप्टर होते, इसका आंसर था मैनेजमेंट, मीटिंग और ऑडिट। फिर क्या है मेरे बच्चों, फिर क्या है, एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, सब पढ़ा हुआ होगा, याद करो, दिमाग पे जोर डालो, घुटने पे मारो, घुटने पे मारो, याद आएगा। एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन स्पेशल बिजनेस, और बुक क्लोजर डेट, बुक क्लोजर डेट। उसने कितना बोले थे, 10 बोले थे, मैंने बड़े ही आराम से 11 उठा दिए। ये आप लिख के आए तो आपको 10 में से 10 क्यों नहीं देगा। अब मुझे बताओ बच्चों, आप लोगों ने कितनों ने इस तरह ड्राफ्ट किया इसको, नंबर 1, और कितनों ने बेवकूफी की, पूरे पूरे पैराग्राफ लिख दिए, पूरे पूरे एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन लिख के आए, नंबर 2, और कितनों ने ये सारे पॉइंट कवर करे, ये इसमें से कितने पॉइंट कवर करे। मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, सोचो और मुझे बताओ। हाँ जी, मुझे मैसेज सबके मिलने, ये स्टूडेंट एक्स वाला बच्चा भी, मुझे बताओ। पॉइंट सारे यही लिखे, पॉइंट्स में तो लिखा था सारे ये पॉइंट लिखे, इसमें से कितने पॉइंट लिखे मुझे बताओ, इसके अलावा तो नहीं लिखे कोई, इसके अलावा तो कोई पॉइंट्स ही नहीं थे। पॉइंट्स लिखे कौन कौन से ये बताओ। कितने बच्चे, इसमें से कितने पॉइंट लिखे ये बताओ मुझे। गुड। देखिए एक आसान सवाल था, काफी बच्चों ने लिखे 5 वगैरह, 5 लिखे, वगैरह 6 लिखे, तो यहीं से आपके मार्क्स कटना शुरू हो जाते हैं। देखो इसमें से कुछ पॉइंट बहुत की थे, हो सकता है वो इसको 0.5 नंबर दे। देखो एग्जामिनर जब है ना, जब वो अक्सर वो चीज कहता है कि यार मेरी मार्किंग जो है वो पॉइंट्स से भी होती है, हो सकता है वो इसको 0.5 दे। टाइम ऑफ एजिम क्या है हर बच्चे को पता होगा, प्लेस ऑफ एजिम क्या है हर बच्चे को पता होगा, टाउन क्या है हर बच्चे को पता होगा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड एक सेपरेट चैप्टर से लिया है इसका, उसने हो सकता है 1.5 रखा हो सकता है इसका 1 पॉइंट रखा हो, नेम ऑफ डायरेक्टर हो सकता है इसका 1.5 रखा हो सकता है इसका 1 रखा हो, डिविडेंड का हो सकता है इसने उसको वहां से ढूंढ के लाया यार, मैं इसको 1.5 नंबर दूंगा इसका। जो आप लोग कह रहे हो शुरू के 4 लिखे, मुझे पता है शुरू के 4 सबने लिखे होंगे यार, ये प्रॉक्सी वाला पॉइंट यार अच्छा इसने, हाँ तो किसने सोचा हुई था इसने ये पॉइंट, बड़ी बात यार। अच्छा ऑडिट वाले तक पहुंच गया था ये, वाह यार वाह, चलो 1.5 यार। अब तीसरे बच्चे ने 5 लिखे, उसने यकीन करो 2.5 नंबर ज्यादा नहीं दिए होंगे उसको, 3 नंबर ज्यादा नहीं दिए, जिसने 6 लिखे उसने 4 दे दिए होंगे, 5 दे दिए होंगे, ज्यादा नहीं मिले होंगे। जिस बच्चों ने ये 6.7, 8, 9 बहुत अहम पॉइंट था, 9 के हो सकता है उसने 2 नंबर रखे हो यार, बहुत अहम पॉइंट था। 10, इस 10 के सकता है 2 नंबर रखे हो। 11, चलो 11 छोड़ दो, सकता है आप लोगों कोर्स में भी शायद बुक क्लोजर का जिक्र नहीं है। शुरू के 10 में से जिसने 5 लिखे, जिसने 5 लिखे उसको मिलेंगे 3 नंबर, अगर मैं एग्जामिनर हूं, और एग्जामिनर चलता भी इस तरह से। और जिसने आखिर के 5 लिखे
सिर्फ ऊपर के 5 में लिखा ही नहीं उसने, तो आगे के 5 लिखे, उसको 7 नंबर देगा। बोले यार यही तो पॉइंट थे, मैं सुनना चाह रहा था। वो पागल तोड़ी तो 4 लाइनों का सवाल बनाया और आप लोगों को उसने घुमाया कि लिस्ट करो। इस तरह का सवाल पूरे आईकेएफ की हिस्ट्री में नहीं आया। पूरा उसने 3 चैप्टर से मर्ज करके सवाल बनाए, मैनेजमेंट, ऑडिट और ये मीटिंग्स। 3 चैप्टर से उसने घुमाया है सवाल को। जिसने शुरू के 5-6 नंबर 5-6 लिखे, उनको 3 से 4 या 5 नंबर मिले होंगे, शायद नहीं मिले होंगे। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि जहां जिसने ये पॉइंट क्लिक नहीं किया, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, उसके नंबर कटे होंगे। वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यार ये चीज वो मुझे बताएगा। जिसने इसमें नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर इन स्पेशल बिजनेस, उसके पॉइंट कटे होंगे। जिसने प्रोक्सी फॉर्म का जिक्र नहीं किया, उसके पॉइंट कटे होंगे। जिसने डिविडेंड का जिक्र नहीं किया, उसके पॉइंट कटे होंगे। लाजमी कटे होंगे इसमें पॉइंट। सही है। अच्छा, अब आइडिया हो रहा है कि थोड़ा क्या गलतियां थी, क्या कर रहे थे हम, और मार्किंग किस तरह होती है। आइडिया हो रहा है? चलो जी। अच्छा, अब जो सवाल मैं छोड़ के आया था उसको करते हैं। जो सवाल हम छोड़ के आए थे उसको कर लेते हैं। कौन सा था? 8 था ना? एक क्वेश्चन नंबर 8 मैंने छोड़ दिया था। देखो 8 में क्या बोल रहा है, ऊपर कह रहा है कि यार इंटरिम डिविडेंड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जीआईएल लिस्टेड कंपनी। अगर और सुनो, एक मुश्किल सवाल था। इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 25 फरवरी had approved 30% interim dividend for the shareholder। interim dividend कौन सा होता है? जो बीच में दे दिया है क्वार्टर पे, हाफ ईयर पे, उसे interim कहा जाता है। while approving the dividend payment, the board has authorized to adjust dividend payable to one of the shareholder Kamran Ahmed against the amount due from him। पहले कहा उसने interim dividend दे रहे हैं हम, तो उसने कहा कामरान अहमद से जो अमाउंट ड्यू था वो हम डिडक्ट कर रहे हैं। अब इसमें आप अब उसमें देखो एक चीज हमेशा याद रखो, वो पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बात वगैरह कुछ और कहीं लेके जा रहा होता है, रिक्वायरमेंट में कहीं और होता है। आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जवाब देना है। जिसे कहते हैं ना भाड़ में गई उसने क्या ऊपर बातें की हैं। आपने जो पढ़नी है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्या कहता है, देखो अब पढ़ो और याद करो क्या लिख के आए थे। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट when an interim dividend is deemed to have been declared and the responsibilities of GIL regarding its payment। दो चीजें पूछी अगेन। देखो सवाल को पढ़ने का तरीका, दो चीजें पूछी। कब होगा इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर? डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड कब होता है? दो केसेस हैं, यहाँ से नहीं बताया बुक क्लोजर वगैरह का, तो हम दोनों लिख देंगे। अगर इंटरिम डिविडेंड विद नोटिस ऑफ बुक क्लोजर होगा तो क्या होगा? डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बुक क्लोजर। और अगर इंटरिम डिविडेंड विदाउट नोटिस ऑफ बुक क्लोजर होगा, द डेट ऑन विच डिविडेंड सच डिविडेंड मतलब कौन सा? इंटरिम डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। पहले रिक्वायरमेंट हो गई इसकी, पहली रिक्वायरमेंट की आधी हो गई। हमने बता दिया कि कब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है। दूसरा क्या बोल रहे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जीआईएल। जीआईएल क्या? कंपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो अब देखो, when a dividend has been declared, it shall not be lawful for the director of the company to withhold or defer its payment। The chief executive of the company shall be responsible to make the payment in the specified manner within 30 days। इसके आगे की कोई कहानी नहीं लिखनी कि चीफ एग्जीक्यूटिव 30 दिन के अंदर नहीं देगा तो वो इम्प्रिजन में चले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने सिर्फ सिंपल पूछा कंपनी क्या जिम्मेदारी है। कंपनी की जिम्मेदारी इसके अंदर ये है कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर इसको इसने थोड़ा सा घुमाया है आपको। इसने जज करना चाहा कि आप सही आंसर पिक करते हैं और रेलेवेंट लाइंस लिखते हैं नहीं लिखते। तो रेलेवेंट लाइनें इसके अंदर क्या थी? इट शैल नॉट बी लायबल फॉर द कंपनी टू विथहोल्ड और डेफर इट्स पेमेंट। The chief executive who shall be held responsible? The chief executive of the company shall be held responsible to make the payment of the dividend in the specified manner। specified manner आपके कोर्स में नहीं लिखना। Within क्या? कब तक? 30 days of the declaration। अगर डिक्लेरेशन बुक क्लोजर की डेट है तो यहाँ से 30 डेज होगा। अगर यहाँ बोर्ड के अप्रूवल से है तो यहाँ से 30 डेज होगा। सिंपल सवाल है। कितने नंबर का था ये था आपका 4 नंबर का। आपने ये लिखा, आपको बहुत से बहुत सोचने में आपको 2 मिनट लगे, लिखने में आपको 4 मिनट लगे। 6 मिनट में आपने कर दिया ये सवाल और ये आपने लिखा। आपको पूरे इंशाल्लाह 4 में से 4 नंबर। आएंगी पेंगी मारेंगे, नंबर कटेंगे, एक्स्ट्रा लिखेंगे। वही वो कहेगा कि रिप्रोड्यूस किया उसने। देखो ये उसका काम नहीं है कि आप ये भी लिखो, 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 ये भी लिखो और ये बीच की 3 आपकी सही है। उसका काम नहीं है कि वो बीच की 3 ढूंढे और आपको नंबर दे। वो ये करेगा, जरूर करेगा, लेकिन जब 5 में से 5 की बारी आएगी तो वो ये नहीं देगा। वो कहेगा तुमने मुझसे मेहनत क्यों कराई, क्यों नहीं सवाल समझ पाए।
आपको क्या देगा, 2.5 दे देगा, 3 दे देगा, बहुत खुश हो गया 3.5 दे देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। समझे? अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं 8B। ये सवाल हमने पढ़ लिया, इसको सॉल्व भी कर लिया। 8B देखते हैं, और तो सुनिएगा। आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच द डिविडेंड मे बी विथहोल्ड, एडजस्ट द पेमेंट। देखो दो चीजें पूछ रहा है। अगेन देखो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। दोनों अलग अलग सिनारियो हैं लॉ के अंदर। एक जगह पे आप विथहोल्ड कर सकते हैं, एक जगह पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। विथहोल्ड होता है कि आप रोक लें, पेमेंट ही ना करें। एडजस्ट होता है किसी पेमेंट के साथ उसको काट दें, कटौती करें। उसने स्लैश डाला है, स्लैश का मतलब होता है एंड और स्लैश का मतलब होता है एंड और, दोनों, एंड भी लिखना है और भी लिखना है। स्लैश का मतलब ये होता है। क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द डायरेक्टर्स मे विथहोल्ड एडजस्ट द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। वो ऊपर नहीं पूछ रहा है कि जो ऊपर बंदे कामरान की वो करी है उसने, कामरान को उसने बता दिया बस। अब कामरान का आपने जिक्र ही नहीं करना, आपने बताना है कि आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस, आपने बता देना है सर्कमस्टेंसेस क्या है, कब करेगा। द डायरेक्टर मे विथहोल्ड एडजस्ट द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड व्हेन एनी सम रिकवरेबल फ्रॉम शेयर होल्डर। सही है, ये कब होगा, ये कौन सा सिनेरियो है, ये एडजस्टमेंट का है। विथहोल्ड कब करेगा, a company may withhold the payment of dividend of member when the member has not provided the complete information or document as specified in the commission। सिंपल सा सवाल था, 2 में से 2, 3 मिनट या 2 मिनट इसको लगते लिखने में, कोई भी नहीं है, छोटा सा पैराग्राफ। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? कितने बच्चों ने दोनों पॉइंट लिखे थे और सिर्फ यही लिख के आए थे? कितने बच्चों ने ये दोनों पॉइंट लिखे थे और सिर्फ यही लिखे थे? बताओ जल्दी बताओ, एक मैं दे रहा हूँ 10 सेकंड दे रहा हूँ। देखिए 2-2 नंबर के सवाल बहुत कीमती होते हैं, 2-2 3-3 नंबर या आसान आसान पूछता है, और इसमें मार्किंग बहुत अच्छी होती है। उसके बाद रूम ही नहीं होता नंबर काटने का। 10 नंबर का सवाल है, उसके बाद होगा चलो यार एक काट लो। एक भी वो फजूल में नहीं काटता, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी। बताओ मेरे बच्चों, किसने बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह लिखा था? किसने ये चीज समझ ली थी कि इसने 2 चीजें पूछी है, एक विथहोल्ड पूछा है, एक एडजस्ट पूछा है? कितनों ने ये चीज समझी थी? बताओ यार, क्या हुआ, रोजा लग रहा है क्या? क्या हुआ बच्चों, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जवाब दो ना यार, मैं जब से पूछूं जवाब दो ना। कितनों ने इसी तरह लिखा था? बिल्कुल, मैं चलो इस तरह ही लिखा था। कितनों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था कि इसमें 2 चीजें पूछ रहा है, एक विथहोल्ड पूछ रहा है, कि जस्ट पूछ रहा है, अकॉर्डिंगली जवाब दिया था? चलो, चलो अच्छी बात है, गलतियां समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब 8C देखते हैं। 8C देखते हैं। 8C क्या है, लिस्ट द स्टेप्स GIL वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक, ये एक मुश्किल सवाल था, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द डिविडेंड पेबल टू कामरान अहमद अगेंस्ट विच द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। इसके अंदर क्या था कि वो पहले एप्लीकेशन देगा एससीसीबी को 45 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और एससीसीबी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा उस बंदे को जिसका डिविडेंड कट किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है, कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे अगेंस्ट द प्रपोज डिडक्शन। सही है, एडजस्टमेंट, सॉरी। उसको रीड कर लेते हैं। क्या है इसका आंसर? क्या है, कंपनी शाल प्रोवाइड an application to the SCCP in the specified form within 45 days of the declaration of dividend. Any SCCP and SCCP may permit the company, ज़्यादा दे सकती है, to withhold or defer payment of dividend of such shareholder after providing an opportunity to the shareholder to make representation against the proposed action। ये मुझसे मिस हो गया, सच शेयरहोल्डर नहीं लिखेंगे, कामरान लिख देंगे आप, क्योंकि लफ्ज यूज किया कामरान का, ये टाइपो एरर हो गया। कामरान अहमद का लफ्ज यूज कर देंगे आप। समझ में आए? ये 8C समझ में आ गया? ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही लिखा था। ऐसे ही लिखा था क्या?
मैं बच्चों ये देखो, ये सेशन इसलिए से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ आपने अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करनी है। अगर गलती आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, नहीं रिकॉल कर रहे कि क्या हुआ था, तो ये फिर बेवकूफ़ी है आप लोगों की। गलतियां रिकॉल करो, गलतियां असेस करो, क्या हुआ था, कहाँ भंड मारा था, ताकि पता चले वो चीज़ आगे ना हो। आगे भी ये भंड मारोगे तो फायदा क्या है? जब क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया था, 10 में नहीं कर रहा ऑडिट से, ऑडिट इस दफा नहीं है, कोर्स में नहीं है ऑडिट। ऑडिट इस दफा कोर्स में ही नहीं है, तो 10 मैंने जानबूझ के इंटेंशनली लिखा ही नहीं। समझे? अच्छा जी, अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, सॉरी 10 नहीं, 10 अब मैं 10 में छोड़ो। अब मेरे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे अब? यार ये एक बच्चा 7B के पीछे पड़ा है। 7B आसान है यार, ये तो आप तफरी करने आए हो मुझे लग रहा है। मुझे नहीं पता आपकी क्या इंटेंशन है, आप कंटिन्यू 7B क्यों कर रहे हैं? 7B में तो एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन है भाई। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़ नहीं रहे। ये तफरी अभी रिजल्ट के बाद भी अगर कोई तफरी कर रहा है ना, तो अपने साथ कर रहा है, मेरे साथ नहीं कर रहा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप मैसेज पे मैसेज करें, मुझे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करें। मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैंने 5:30 तक का बोला है, मुझे 5:30 के अंदर अंदर इसको खत्म करना है। मैं पूरा पेपर 100 नंबर का डिस्कस नहीं कर सकता। मैंने आप मुझे पर्पज ये था कि आपको सवाल पढ़ना सिखाऊं, सवाल पढ़ते किस तरह है और सवाल को इंटरप्रेट किस तरह करना है। सवाल में आपने लिखना है, जॉट डाउन करना है कि वो पूछ क्या क्या रहा है। फिर आपने ये चीज देखनी कि क्या मैंने सारी चीजें जवाब दे दी हैं, ये मुझे सिखाना है। अगर एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट छापने वाला सवाल है, उसको क्यों सिखाऊंगा यार मैं? तो प्लीज यार, अगर आप तफरी करने आए तो आप ना करना चाहें तफरी किसी के साथ। अच्छा जी, अब 4A पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का सवाल पढ़ो बच्चों। 4A पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ 4A पे। Respond to the following independent scenarios under the provision of the Partnership Act. Muiz, Adib and Mumtaz were partners in the firm. Adib died, Adib bhai mar gaye. Muiz and Mumtaz continued the business and agreed to give 10% share of profit of business to the widow of Adib as annuity. Discuss whether Adib widow would be deemed to be a partner in the firm. सिंपल सवाल है, दो तरह से लिख सकते थे, या एज एन्युटी दी जा रही तो पार्टनर नहीं होगा। दो तरह से इसको लिख सकते थे, अदीब विडो वुड नॉट बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर इन द फर्म एज अग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन एज एन्युटी, या since the agreed share of profit at the rate 10% is given as an annuity, therefore the widow would not be deemed to be a partner of the firm. मेरे बच्चों 2 नंबर का सवाल था, इसमें कोई भी आपको फंटर बनने की जरूरत नहीं थी। कोई भी कि यार मैं क्या ऐसा कर दूं कि 2 में से 5 नहीं मिलते, 2 में से 2 ही मिलेंगे, और 2 नंबर के सवाल में इतना ही लिखना था। मेरे बच्चों ये सिंपल सा इसका एक जवाब था। देखो बात, मैंने आसान क्वेश्चन भी सॉल्व किए, तो द पर्पज ऑफ solving the asan question is to make you realize to what was required in the question and to what extent you had to write on that point of time. तो ये आपने अगर ज्यादा आंसर लिख के आए तो वो आप लोगों की बेवकूफ़ी थी, तो बेवकूफ़ी से आप लोगों को बचाना है। ताकि ये जो बच्चों को, अभी मैंने शुरू में इस तरह किया कि आप लोगों का कितना का पेपर पूरा नहीं हुआ, मैंने शुरू इस तरह किया ना कि पेपर कितना का पूरा नहीं हुआ। अब समझ में आ रहा है पेपर क्यों पूरा नहीं हुआ? हाँ, अब समझ में आ रहा है बच्चों पेपर पूरा क्यों नहीं हुआ? पेपर पूरा क्यों नहीं हुआ, आप समझ में आ रहा है? जवाब तो दे दो यार, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन होगा तो मजा आएगा। देखो ऐसे वरना बोर हो जाओगे। तो अब तो सीरियस होना ही पड़ेगा मेरे बच्चों, अब तो कोई वही नहीं है ना, आंसर ही नहीं है ना। अच्छा बच्चों, सर my company no paper is left, what should be proposed to start study? I have joined the section late. बस यही पर्पज है आज की सेशन का कि आप लोगों को बताया जाए कि आप लोग क्यों फेल हुए। तो बाबा अगर बच्चा अगर आखिर तक ये सोच रहा है ना, चलो मैं इस पर बात करता हूँ, मैंने पूरा जितना पेपर तो बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व करें। अरे देखो 4B, Saima SN and Bari are partners in a law firm. Bari received an advance of ₹1.5 lakh from one of the firm's client for defending a lawsuit. देखो ये सवाल गौर से सुनो, गौर से सुनो। ये भाई तुम लोग भंड मार के आए हो कि सिंदर लाजमी भंड मार के आए हो, मेजोरिटी भंड मार के आए हो। Bari without proceeding on, अच्छा मैं दोबारा पढ़ता हूँ। Bari received an advance of ₹1.5 lakh from one of the firm's client for defending a lawsuit. सही है। Bari without proceeding on the client request and informing other partners about the receipt of the amount unlisted, utilized the money for personal use. उन्होंने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया। डिस्कस द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर एंड डेट ऑफ द फर्म। 4 चीजें पूछी है इसके अंदर, 4 चीजें। इसके अंदर सवाल को उलट के नहीं आना था। राइट एंड लायबिलिटी पूछी है,
राइट एंड लाइबिलिटीज। किसकी पूछी है? दोनों की, अदर पार्टनर्स और फर्म, दोनों की पूछी। अब देखो ये आपने, अब देखो आपने सवाल पढ़ा, आपने कहा अच्छा है इसने चार चीजें पूछी, इसके अंदर राइट पूछी, लाइबिलिटी पूछी और किस किस की पूछी? पार्टनर्स की, फर्म की। अब मैं जवाब देता हूँ, अब मैं किस तरह जवाब दूंगा? जो मैंने सबसे पहले मैंने लिखा राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। मैंने कहा एवरी पार्टनर shall be liable jointly and severally, jointly with all the other partners and also severally, jointly मतलब सबके साथ, severally मतलब independently, to compensate for any loss caused to the firm's client। कौन? वो जो क्लाइंट से पैसे ले लिए इसने एडवांस में, अभी तक केस लड़ा भी नहीं, ड्यू टू मिस्टर बारीज एक्ट। सही है। हाउएवर एज बिटवीन पार्टनर्स, एक और बात बता दी मैंने, कहा पार्टनर ऑल्दो लायबिल होंगे। देखो उसने क्या पूछा? राइट्स एंड लायबिलिटीज। यहां से लेके यहां तक ये राइट की लायबिलिटी है, यहां से लेके यहां तक राइट है। ये समझने, यही समझाना था इस क्वेश्चन के अंदर। However, as between partners, the full loss shall be borne by Mr. Bari, not by others। मतलब वो रिकवर कर सकते हैं मिस्टर बारी से। देखो समझने वाली बात है। सबसे पहले मैंने स्केच बनाया, मैंने कहा क्या पूछा उसने? राइट लायबिलिटी किसकी? अदर पार्टनर फर्म की। फिर मैंने सवाल को सॉल्व करना शुरू किया, मैंने कहा अच्छा भाई राइट एंड लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी क्या है पार्टनर की? पार्टनर का एक्ट जो है वो आपको दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर देता है। मैंने लिखा कि भाई पार्टनर जो है वो जॉइंट जो है सेवरली लायबल है, लायबिलिटी पूरी हो गई। तो मैंने कहा राइट भी पूछे उसने, राइट क्या होंगे? राइट ये होंगे कि वो जो गुनहगार पार्टनर नहीं है, वो जो गलत है पार्टनर, उससे रिकवर कर सकते हैं जो उन्होंने लॉस सस्टेन किया है। इसी अच्छा देखो आधा सवाल सॉल्व हो गया। 6 नंबर का सवाल था, 3 नंबर का सॉल्व कर दिया। 3 लाइनें मैंने लिखी है सिर्फ, 6 नंबर का सवाल है, 3 लाइनें कितने मिनट में हो जाती हैं? 3 लाइनें 2 मिनट में सॉल्व हो जाती हैं। 3 लाइनों में बहुत से बहुत 1.5 मिनट लगता है, 1.5 मिनट। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि कितना मिनट का सवाल था। और राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फर्म, फर्म की क्या है? फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस ऑफ अ पार्टनर रिसीव्स मनी ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइज इट, therefore firm shall compensate to any loss caused to the firm's client। अब भाई फर्म को पार्टनर करेगा तो फर्म उसके जिम्मेदार होगी। अच्छा क्या लिखा है ये मैं नहीं समझा रहा, ये अभी हमारा पर्पस नहीं, हम कोर्स पढ़ेंगे तो समझाएंगे। क्या गलती थी, किस तरह सॉल्व करना, सवाल किस तरह इंटरप्रेट करना था, दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस सेशन। फिर क्या है? एवरी पार्टनर इज अंडर अ लायबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फर्म। अब ये क्या है? ये क्या था? ये क्या था मेरे बच्चों? ये लायबिलिटी थी फर्म की। ये क्या है? फर्म की, फर्म का राइट है। एवरी पार्टनर, जो सारे पार्टनर इज अंडर लायबिलिटी टू आइडेंटिफाई फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू द फर्म टू इट बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट, जानबूझ के जो गलती की है उसने, therefore firm shall have a right to recover from Mr. Bilal for the loss caused to it in relation to the firm's client। सिंपल। इसको कितना लगा लिखने में? 1.5 मिनट। वही 1.5 मिनट। तो यार ये तो 3 मिनट में हो गया। मेरे पास तो 6 नंबर का सवाल था, मेरे पास 6 नंबर का सवाल था, इसमें मुझे पता है कितना मिनट थे? मेरे पास इसमें 10 मिनट थे। मेरे बच्चों में सोचने का टाइम था सारा। जो 4 मिनट में जो आपने सवाल किया, जो 6 मिनट बचे ना आपके पास, ये सब सोचने के। ये चीज सोची आपने, ये सोचा आपने, इसमें आपने 2 मिनट लगाए। घबराना नहीं है, सवाल सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है, 2 मिनट इसमें लगे। फिर आपने कहा अच्छा मैं सॉल्व किस तरह करूंगा? अच्छा इस तरह की पूरा स्केच बनाऊंगा, ये पूरा स्केच होगा मेरा। मैंने इस पर लगा दिए 2 मिनट, 4 मिनट। 4 मिनट में मैंने सारा सवाल सॉल्व कर दिया, 8 मिनट। फिर भी 2 मिनट स्पेयर मेरे पास बच गए। कितनों ने इस सवाल को इस तरह सॉल्व किया था? बताओ, अब बताओ कितनों ने सवाल को इस तरह समझा था कि इसने ये पूछा है, और कितनों ने सवाल को इस तरह सॉल्व किया था? बताओ बच्चों, टाइम कम है, हमें रैप अप करना है 15-20 मिनट में, जल्दी बताओ। बताओ यार बच्चों जल्दी बताओ, इतना सुस्त क्यों हो गए हो? बताओ ना बच्चों, बाकी बच्चे बताओ। चलो गुड, अगर किसी ने अच्छा भी लिखा है इसको। तो बात होता है आप सही इंटरप्रेट करते हो, लेकिन आप पूरी कहानी थोप के आ जाते हो उसके लिए, उसको 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 इम्तिहान में डाल देते हो। इम्तिहान आपका था भाई, आपने जवाब देना था, उसको इम्तिहान में क्यों डालते हो? देखो बच्चे यार इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। अगर आप ऐसी पूरा सेशन लेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। इंटरेक्ट करो यार, मुझे पूछो, मुझे जवाब दो। ये आप लोगों के लिए हो रहा है।
आपने पेपर देना है इस दफा, मैंने नहीं देना। कितने बच्चे थे जिन्होंने इस तरह नहीं लिखा? मैं एक दफा फिर पूछ रहा हूँ। यस सर, नो सर नहीं बताओ, हाँ या ना, मतलब लिखा इस तरह नहीं लिखा? चलो जी, चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? कहाँ? एक सेकंड मेरे बच्चों, ये छोटा भी हो गया। एक सेकंड यार, ये कुछ गड़बड़ हो गई है, इसमें व्यू में जाते हैं। हाँ जी, अब सही है, अब आ गया। बेटा माइक तो म्यूट रहेगा, माइक ऐसे भी अभी नहीं खोल सकते माइक यार। माइक थोड़ा आप लोग अच्छा, जब आप पहले पूरा बच्चों का पता चल जाएगा, बच्चों का आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से बिहेव करोगे तो किसी का क्वेश्चन होगा, मैं इन फ्यूचर माइक खोल लूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि फॉरन माइक कोई नहीं खोलेगा। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या था? अच्छा, इसके बाद एक सवाल था पार्टनरशिप का, जो मैंने सॉल्व नहीं किया है, वो 2 नंबर का सवाल था। अंडर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट लिस्टेड ओनली 4 रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या 3-4 रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होती है कि फॉर्म का केस है माफ नहीं करा सकता, किसी की लाइबिलिटी को माफ नहीं कर सकता, फॉर्म की प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, फॉर्म पे कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये 3-4 चीजें थी, स्टेट सवाल था 2 नंबर का। इसके बाद है निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का सवाल। Negotiable instrument का सवाल है, list any 5 situation in which an alteration made to the negotiable instrument does not render the instrument invalid। सही है, तो ये मैं लिख दिया, इन द फॉलोइंग केसेस द ऑल्टरेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट मटेरियल। मटेरियल ऑल्टरेशन मेड बाय द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द इंस्ट्रूमेंट इज इशूड। ये सब सिंपल सा ही मैं शेयर करूंगा, इसको पढ़ लेना, इसमें कोई भी वो नहीं है, कोई भी इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सा सवाल था ये। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद देखो, यहाँ एक टेक्निकल सवाल है। वो कह रहा है कि राहत जो है, राहत ने 75,000 रिसीव किए, 75,000 का चेक रिसीव किया। अच्छा, ये राहत वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको उसमें नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। हालांकि बहुत अच्छा सवाल इसने पूछा था, लेकिन ये नॉट इन सिलेबस है, नॉट इन सिलेबस है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये तीसरा वाला जो 5C है सिलेबस में, इसको पढ़ लेते हैं। सुल्तान ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया ऑन अमजद एंड मेड इट पेबल टू बुखारी और ऑर्डर। सही है। ऑन मेच्योरिटी अनदर पर्सन ऑफ द सेम नेम wrongfully acquired the possession of the bill and presented to Amjad for payment। Amjad Roy था। Amjad make after making inquiries and being satisfied that the presenter is Bukhari made payment on the bill under the provision of the Negotiable Instrument Act, discuss whether Amjad is discharged from his liability। तो देखो अमजद ने क्या किया, इसमें हमने लिखा है कि देखो इसमें कॉन्सेप्ट था पेमेंट इन ड्यू कोर्स का। अगर आपने पेमेंट गुड फेथ में की है, विदाउट नेग्लिजेंस की है, तो आपकी डिस्चार्ज हो जाती है लाइबिलिटी। इसके अंदर वही चीज लिखनी थी, अमजद वुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी बिकॉज ही मेड पेमेंट टू मिस्टर बुखारी इन ड्यू कोर्स एंड इन गुड फेथ एंड विदाउट नोइंग ऑफ द फैक्ट दैट द होल्डर ऑफ द बिल इज नॉट द एक्चुअल पे। सही है। अच्छा, ये हमने सवाल पूरा सॉल्व किया। अच्छा, अब आप लोगों को, अब आप मुझे इस पर फीडबैक दें कि आप लोगों को समझ में आया ये आंसर जिसके, आप लोगों को इसका आंसर समझ में आए? जो ड्राफ्टिंग थी, ड्राफ्टिंग मेथोडोलॉजी समझ में आई? मुझे जवाब दो, जवाब तो बस सेशन एंड करना 10-15 मिनट में। जो इसकी ड्राफ्टिंग मेथोडोलॉजी थी, ये समझ में आई? किस तरह करना था, किस तरह सवाल को पढ़ना था, किस तरह सवाल को इंटरप्रेट करना था, किस तरह सवाल को सॉल्व करना। बच्चों अगर इंटरेक्टिव सेशन रखोगे, बच्चों सब जवाब दोगे तो मजा आएगा। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर अभी भी कोई तफरी कर रहा है ना, तो अपने साथ कर रहा है। अब टाइम नहीं है ये कोई ख्याल निकाल दे कि अब पेपर हमारे अटैम्प्ट लेट हो जाएगी, हमारे क्या नाम है अपना, अटैम्प्ट हमारी पोस्टपोन हो जाएगी। आपकी अटैम्प्ट कोई पोस्टपोन होने वाली, तो ये 3.5 महीने बाद पेपर है, तो ये तो बिल्कुल जहन से निकाल दो, कोई पोस्टपोन नहीं होनी तुम्हारी अटैम्प्ट। तो देखो ये बड़ा ही गोल्डन चांस है लॉ का। देखो लॉ स्प्लिट हो रहा है, लॉ विल बी स्प्लिट इनटू 2 पेपर्स एज इट वाज इन 2014 और बिफोर। It will be split separately. It will be split into mercantile law, a separate paper, and a company law. It will be a separate paper.
तो एक पेपर पास कर लो ज़्यादा बेहतर है, इससे पहले कि एक के दो हो जाए, दोनों देने पड़ेंगे, समझ रहे हैं? तो इसको एक को पास करो ताकि दोनों से छुटकारा मिले, नंबर वन। नंबर टू, उसने बहुत सारा कोर्स इस पेपर इस अटेम्प्ट में उसने उड़ा दिया। 2021 में ये पॉलिसी आ रही है, 2021 में चेंज हो रहा है, 2 अटेम्प्ट से आप लोगों के पास पेपर पास करने के लिए, 2 अटेम्प्ट है पेपर पास करने के लिए, सही है? तो ये अटेम्प्ट है, इससे अगली है, फिर 2021 में चेंज आ जाएगा। तो मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को देखनी है कि इसमें नंबर वन कि मेरे बच्चों 2 अटेम्प्ट बाद पेपर 2 हो जाएंगे, एक के 2 हो जाएंगे, एक गेज में आ रहा है पेपर। नंबर टू कि इसने इस दफ़ा 15 से 20% कोर्स इसने उड़ा दिया, 15 से 20% कोर्स इसने उड़ा दिया, ऑडिट नहीं है, देखो ऑडिट पूरा इसने उड़ा दिया, सही है? मॉर्गेजेस एंड चार्जेस पूरा चैप्टर उड़ा दिया, मॉर्गेजेस चार्जेस। मजे की बात बताऊं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आधा चैप्टर उड़ा दिया, हाफ गॉन, हाफ गॉन, सही है? पार्टनरशिप में चेंज नहीं, वहां बेलमेंट उड़ा दी। मेरे बच्चों इतना सब तकरीबन नेट अगर मैं देखूं 15 टू 20% कोर्स आप लोगों का डिलीट हो गया है। ये बहुत गोल्डन अटेम्प्ट हो सकता है अगली में बढ़ा दे, हो सकता है अगली में बढ़ा दे, नहीं पता, हो सकता है अगली में भी इतनी रखे। लेकिन ये देखो, एक तो पेपर एक है, ये एक पास कर लो, इससे पहले कि एक के दो देने पड़े, नंबर वन। नंबर टू कि इसमें आसान, देखो कोर्स कम हुआ हुआ यार, और कम कर दिया उसने कोर्स, छोटे से कोर्स से 100 पेपर का पेपर, 100 नंबर का पेपर निकाल लो, कि इससे पहले कि वही पेपर 200 नंबर का हो जाए और कोर्स बड़ा हो जाए। ये मत समझो जब पेपर स्प्लिट होगा तो कंपनी लॉ इतना ही रहेगा, कंपनी लॉ का कोर्स में और चीजें ऐड करेगा, मर्केंटाइल में ऐड करेगा। जब हम पढ़ते थे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी होता था, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होता था, पार्टनरशिप होता था, सेल ऑफ गुड एक्ट होता था, सेल ऑफ गुड एक्ट सब दोबारा आ जाएंगे, सेल ऑफ गुड एक्ट होता था, फिर वो होता था, क्या था, ट्रस्ट एक्ट होता था, ट्रस्ट एक्ट होता था, ये सब चीजें भी और आ जाएंगी। मेरे बच्चों, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लॉ को अच्छी तरह से पढ़ना है, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें। और यार नेक्स्ट क्लास हम लोग सैटरडे को रख लें, सैटरडे को रख रहे हैं 11 बजे, सही है? अब अच्छा मुझे बच्चों को ये बात बताओ कि 4 चैप्टर, अच्छा 4 चैप्टर, अच्छा मुझे 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 आप सबसे डिस्कशन चाहिए, मुझे सबसे डिस्कशन चाहिए। पहले बात तो ये कि मैंने 4 चैप्टर पढ़ा दिए, वो मैं आप लोगों को ईद के बाद कराऊंगा। अभी हमारे डेमो क्लासेस हैं ईद तक, सही है? 3 से 4 क्लास में डेमो होंगी जो ईद तक चलेंगी। तो मैं अभी एक नया चैप्टर शुरू करूंगा जो सबके नया होगा, सही है? तो वो चैप्टर मैं शुरू करूंगा, और जो आप लोगों का जिसका जो 4 चैप्टर हैं जो रह गए, वो मैं ये बाद में कराऊंगा। आप लोगों की सीरियसनेस देख के कि आप लोग पूरा सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं एक क्लास में आ रहे हैं, क्लास में नहीं आ रहे, आधे घंटे बाद आ रहे हैं, या बिल्कुल 15 मिनट पहले आके बैठ रहे हैं, तो ऐसे में नहीं कराऊंगा, सही है? तो देखो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे सामने वाले बच्चे में सीरियसनेस दिखनी चाहिए। मैं आप लोगों की सबसे ज़्यादा काम ड्राफ्टिंग पे ही करूंगा, टीचर पढ़ाने पे करते हैं, मैं ड्राफ्टिंग पे करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि सवाल को किस तरह पढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व किस तरह करते हैं। मैंने आज यही एक डेमो दिया है कि सवाल को किस तरह पढ़ते हैं, सवाल को सॉल्व किस तरह करते हैं। तो मेरे बच्चों, सब आप लोग तो सीरियसली शो करेंगे तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मजा आएगा, और मैं भी अपने एफर्ट करूंगा। तो नंबर वन ये कि पहले तो ये कि हफ्ते को मैं क्लास रख रहा हूँ, ओके है सबके लिए 11 बजे? क्यों भाई, नो क्यों? चलो, चलो 12, चलो 12 कर लेते, 12 से 2 कर लेते, ऐसा चलो 12 से 2 कर लेते, थोड़ा सो जाओ, सो जाओ, चलो, चलो 11 नहीं, चलो सही है, अब सही है, 12 से 2 सही है। ये 2 से 4 नहीं, अगर कोई बच्चे को इतनी नींद करनी है, रिजल्ट के बाद भी अगर इतनी नींद करनी है तो आप सोते रहे। आपको अगर नींद करनी है मेरे बच्चे, अनीस साहब, तो आप सोएं, आराम से सोएं। ऑडिटी क्लास कितने बजे है अहमद? ऑडिटी क्लास अहमद कितने बजे? मेरे बच्चों देखो, क्लास का टाइम जब डिस्कस हो रहा हो और जो ये इसमें चल रहे हो, उसमें आप प्लीज़ तफरी और मजाक ना करें, क्योंकि क्या है, सारे सारे बच्चे होते हैं, तो मुझे बताएंगे तो हो सकता है किसी का जेन्युइन केस भी हो तो हम उसको एंटरटेन कर सकें। ऑडिटी क्लास 3:30 है ना मेरे बच्चा, मैं तो 12 से 2 ले रहा हूँ। चलो सही, 12 से 2 डन है हमारी क्लास। अच्छा मुझे आज, अच्छा थोड़ा सा फीडबैक दे दें,
मुझे बताएं कि आज का सेशन आप लोगों को सही लगा, कुछ फ्रूटफुल लगा और समझ में आया कि पेपर में क्या गलती हुई थी। और सब बच्चे हमारे पेज पे हैं, ये सब बच्चे पेज पे हैं। ये सब बच्चे हमारे पेज पे हैं, ऐसा तो कोई नहीं जो पेज पे नहीं है। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग कोई भी बच्चा जो पेज पे नहीं है ना, तो वो क्या करे, वो मुझे मुझसे लिंक ले ले। मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ। कोई बच्चा अगर पेज पे नहीं है, फेसबुक पेज, फेसबुक पे मुझे ऐड करो। फिर देखो मैं नाम लिख रहा हूँ, फेसबुक पे मुझे इस नाम से ऐड करो, सैयद बुरहान हसन। हसन, ये मैं फेसबुक का है, मैंने नाम लिखा है अपना, ये मेरा फेसबुक का आ गया। इस फेसबुक पे इससे ऐड करो और मेरा नंबर ये रहा। फेसबुक व्हाट्सएप पेज, मेरे बच्चा व्हाट्सएप पेज। मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज दो, मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज दो। और जो बच्चे ग्रुप पे नहीं है, और अगर कोई ग्रुप पे नहीं है तो वो आ जाए ग्रुप पे। अजान हो जाए फिर हम 5 मिनट बस ऑफ कर रहे हैं सेशन। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, मेरे अपने अपने नोट से पढ़ाता हूँ। एक बात मैं कहना भूल गया, मैं अपने नोट से पढ़ाता हूँ। मेरा पूरी बुक तैयार है, कंपनी लॉ की, पार्टनरशिप की भी, और उसकी भी, क्या नाम है अपना, निगोशिएबल की भी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनकरीब इंशाल्लाह बन जाएगी। तो हमारी यही होगा, मैं मेरी पूरी बुक कंपनी लॉ की तैयार है, मैं नोट वाइज उसको रिलीज करता हूँ। और जब, अब जैसे रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह, जब आप लोगों की थोड़ी सीरियसनेस देख के मैं पूरी एक बुक फॉर्म में उसको पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। मेरी पूरी एक बुक है, बड़ी अच्छी मैंने बनाई है, अच्छी इन द सेंस कि उसके टॉपिक वाइज पास पेपर थे, लिमिटेड लिखा हुआ है। और उस ज़्यादा 130 पेजेस में जो वहाँ पे कवर हुआ है स्ट्रेट एक्स में, वो मैंने 90 से 100 पेजेस में किया है, ताकि टाइम बचे आप लोगों का। मैं बुक आप लोगों को दूंगा, मैं बुक आप लोगों को दूंगा। मैं नोट्स वाइज इशू रिलीज कर रहा हूँ। मैं नो, मैं नोट्स वाइज मेरे बच्चों रिलीज कर रहा हूँ, सॉरी चैप्टर वाइज रिलीज कर रहा हूँ। फिर इसके बाद टॉपिक वाइज पास पेपर भी है उसके अंदर। हफ्ते को 12 से 2, सही है। अच्छा, जो बच्चा मेरे पास, मैं एक दफा फाइनल एक दफा फिर सुन ले, जो बच्चा मेरे पास व्हाट्सएप पे ग्रुप में नहीं है, वो मुझे पर्सनल मैसेज करे, मैं उसको लिंक भेज दूंगा, और मैं ये फेसबुक पे ऐड कर लूँ, सही है। नेक्स्ट चैप्टर क्लास में कौन सा चैप्टर, अच्छा सवाल है। या मैं, मेरे ख्याल से मैं इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड कराऊंगा, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड कराऊंगा। नहीं, एग्जैक्ट वर्डिंग कहीं नहीं लिखनी भाई, आईक्यू मना करता है, कोई एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं लिखनी। सब सितंबर से एमसीक्यूज भी है, बिल्कुल। एमसीक्यू की गाइड भी दे दी है उसने, बड़ा अच्छा सैंपल मॉडल पेपर दिया है उसने, बड़ा हर चैप्टर की अच्छे खासे एमसीक्यू बना के दिया आपको प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से तुम लोग करना उसको। एमसीक्यू के अलग से नहीं आते यार, एमसीक्यू इसी में से होते हैं, तो यहाँ से पढ़ोगे इसी में से एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू कहाँ से पूछेगा वो बेचारा, तो कोर्स में तो पूछेगा। चलो जी, साइन ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़ यार, अच्छा सेशन था आप लोगों के साथ।
बस आप लोग इसी तरह देखें। मैं फाइनल बात कर दूं तो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। यार देखो क्लासेस ना टाइम से लो, अब वो टाइम नहीं है कि एक क्लास में आ रहे हैं एक क्लास में जा रहे हैं। लॉ यार रुला देगा, लिटरली लॉ रुला देगा आप लोग लॉ को सीरियस नहीं लोगे। मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे जिनके पूरा सीए हो गया, एक पेपर से क्वालिफिकेशन रुकी हुई है, एंड दैट पेपर इज लॉ। क्यों? लॉ को शुरू में सीरियस नहीं लिया। लॉ सीए फाइनल में भी शुरू का पेपर है, सीए इंटर में भी शुरू का है। बच्चे ना वहां सीरियस लेते हैं ना वहां सीरियस लेते हैं, यही भंड मारते हैं, सारे पेपर निकाल के बैठ जाते हैं और वो पेपर रुक जाता है और वो रुकता रहता है। लॉ रुकना शुरू हो जाए ना, फिर लॉ इतना रुकेगा तुम्हारा कि कोई सोच है। मैं एक डिफरेंट अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक लेटेस्ट अप्रोच है, एक नई अप्रोच है। आई बिलीव कि आप लोगों को इस तरह से नहीं पढ़ाया गया होगा, तो मेरा फोकस बड़ा डिफरेंट है। मैंने खुद इसमें असेस किया है कि यार बच्चे क्यों फेल होते हैं, और हमें जब पढ़ता था जब भी मैं नोट करता था कि यार इसमें क्यों फेल हुआ जाता है। तो ये एक अप्रोच मैंने देखी है, जो मैं अप्रोच आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि हाउ, सबसे पहला मेरा फोकस है हाउ टू रीड द क्वेश्चन, नंबर 1। फिर उसमें उसका स्केच किस तरह बनाना है कि मुझसे पूछ क्या कह रहा है, नंबर 2। फिर ड्राफ्ट किस तरह करना है, नंबर 3। और फिर नंबर 4 स्टेप उसकी ड्राफ्टिंग। मेरा 10 नंबर का सवाल है जो 18 मिनट मेरे पास है, मैं ड्राफ्टिंग को उसमें से 7 से 8 मिनट देता हूँ। 10 मिनट में शुरू की 3 स्टेप को देता हूँ, सवाल को पढ़ना, इंटरप्रिटेशन, उसका स्केच बनाना और उसको ड्राफ्ट करने का वो बनाना कि यार किस तरह उसको ड्राफ्ट करना है। ये मेरी अप्रोच टोटली डिफरेंट है। तो मेरे बच्चों हफ्ते को नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह नया चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोगों की सीरियसनेस देख के जो आप लोगों का कोर्स रह गया, जो बच्चे हमारे नए बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको हम पढ़ा देंगे, नया पढ़ा दूंगा मैं जो रह गया। अच्छा अपने दोस्तों को इन्वाइट करो यार, देखो देखो अभी ना मैं फिर भी जो रह जाएगा वो पढ़ा दूंगा, क्योंकि बाद में अगर कोई फ्रेंड आ रहा है ईद के बाद आ रहा है या फिर जुलाई में जून में आ रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगा एंटरटेन करना। काइंडली यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू इनवाइट योर फ्रेंड्स, आए देखें बैठे। डेमो क्लासेस आर अलाउड बाय द टाइम ऑफ ईद, तो डू ज्वाइन इट। आप लोग भी ज्वाइन करें और देखें, असेस करें। आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज जरूर कंटिन्यू करें। और बस साइन अप करते हैं इंशाल्लाह हाफिज़, और मुझे ऐड कर लें फेसबुक पे। और मुझे अगर आप लोग मेरे पेज पे नहीं है, मेरे पेज पे भी करें, मुझे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप करें, मैं आपको पेज का लिंक भेज दूंगा। मेरे फ्रेंड्स को इन्वाइट करें। मीटिंग में इंशाल्लाह ऑन सैटरडे फ्रॉम 12 to 2, और हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट डिविडेंड होगा। मैं चैप्टर का आप लोगों को नोट शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह कल। अच्छा नंबर लास्ट थिंग यार, ग्रुप पे मेरे बच्चों वो जरूर दो, क्या नाम है, फीडबैक जरूर दो। ग्रुप पे फीडबैक जरूर देना, हर बच्चा ग्रुप पे फीडबैक दे। सही है। बस अल्लाह हाफिज, थैंक यू जी।